आरती घर का कोई काम करे या ना करे, पर किचन का काम हमेशा करके रखती। ऐसे ही एक दिन आरती अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है और तभी वहाँ उसकी देवरानी पूजा आती है। दीदी, खाना बन गया क्या? बाहर सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ बन गया है, बस रोटियाँ बन रही है। मैंने सोचा जब सब खाने के लिए बैठेंगे तब बना दूँगी। क्या दीदी, आप जानती है ना, पूरा परिवार एक साथ खाना बैठकर खाता है। आपको पहले ही रोटियां बना लेनी चाहिए थी। अगर अभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो बता दीजिए, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं पूजा, तुम रसोई से बाहर जाओ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी। आरती की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी जेठानी को उसके हाल पर छोड़कर बाहर खाने के लिए आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद आरती खाना लगाती है और सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए आरती के ससुर कमल कहते हैं, वाह बड़ी बहू वाह, घर संभालना कोई तुमसे सीखे। अरे छोटी बहू, कभी तुम भी अपने हाथ का खाना खिला दिया करो। बुरा मत मानना कोई, पर क्या करूं, मैं तो रसोई की जिम्मेदारी भी संभालना चाहती हूं, पर दीदी ने मुझे साफ साफ कह रखा है गलती से भी मैं उनकी रसोई में ना जाऊं। इस घर की रसोई तो दीदी की है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? हमारी जॉइंट फैमिली है, इस घर पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मैं बस तुम्हें रसोई में आने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि तुम पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हो और रसोई भी तुम संभालने लगोगी तो फिर मैं क्या करूँगी? और वैसे भी ना, इस घर की रसोई मुझसे बेहतर कोई संभाल ही नहीं सकता। वो तो दीदी, आप किसी को रसोई में जाने दोगी तब पता चलेगा ना कि वो आपसे बेहतर रसोई संभाल पाएगा या नहीं। और भूलिएगा मत, आपसे पहले ये रसोई माँ जी की थी। अगर आपकी जैसी ही सोच माँ जी की होती ना तो ये रसोई आपकी नहीं, आज भी माँ जी की होती। एक रसोई के लिए दोनों देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है। उन दोनों की बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अपना खाना भी छोड़ देती हैं। उन दोनों की बहस बंद करने के लिए अब गंगा बीच में बोलती है, अरे बहू बस करो, तुम दोनों क्यों रसोई के लिए झगड़ रही हो? और आरती बहू, रसोई के कुछ काम छोटी बहू को भी करने देना। अरे पर माँ जी, बार बार कुछ नहीं। छोटी बहू अगर रसोई में नहीं जाएगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि रसोई में क्या सामान कहाँ रखा है? अगर कभी तू यहाँ नहीं रही तो हमें खाना कौन बना कर खिलाएगा? सारी उम्र मैं खुद तो खाना नहीं बना सकती ना। छोटी बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम बनाना। बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने माँ जी। इस पूजा से घर का काम तो संभलता नहीं, रसोई कहाँ से संभालेगी? घर में तो ये सफाई रखती नहीं, रसोई में क्या सफाई रखेगी? अरे रसोई में कितना काम होता है, ये मेरी रसोई ख़राब ना कर दे। मैं इसे रसोई में घुसने नहीं दे सकती। जब से मैंने ये रसोई संभाली है तब से मेरी रसोई कितनी साफ़ सुथरी है। आखिर ये होती कौन है मेरी रसोई में आकर काम करने वाली? कुछ भी हो जाए, मेरे होते हुए ये रसोई में काम नहीं कर सकती। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा तो बहुत खुश होती है, पर आरती का मुंह उतर जाता है। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसको इस तरह से नाराज़ कमरे में जाता देख पूजा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं शायद कल सुबह दूसरी बार रसोई घर में जाऊंगी, वरना दीदी तो मुझे रसोई के आसपास भी फटकने नहीं देती। पर कोई बात नहीं, मैं आप सबकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। आप सब मुझे बता दीजिए आपको कल नाश्ते में क्या क्या खाना है। छोटी बहू, मैंने एक बार सैंडविच खाया था। बड़ी बहू को तो कभी बोल नहीं पाया, पर तुम मेरे लिए कल सैंडविच बना देना, बहुत समय से मन है मेरा। हाँ ससुर जी, क्यों नहीं। और वैसे भी सैंडविच बनाने में तो मैंने महारत हासिल किया हुआ है। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा आज बहुत खुश थी। अब वो कल सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, पर ये क्या, उसके उठने से पहले ही आरती रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता रेडी कर देती है। दीदी, ये सब क्या है? और हर रोज़ तो आप 7:30 को नाश्ता लगाती थी, आज आपने 7 बजे ही नाश्ता लगा दिया। अब जानती है ना, आज सुबह का नाश्ता मुझे बनाना था। हाँ, मैं जानती थी कि आज सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना था, पर मैंने सोचा तुम्हें लेट से उठने की आदत है, क्या पता तुम सुबह जल्दी से उठ ना पाओ। और वैसे भी जब इस घर में तुम्हारी पहली रसोई हुई थी ना, उस दिन मैंने देखा था तुम कितने अच्छे से काम करती हो। अरे पूरी रसोई ख़राब करके रख दी थी तुमने, पर उस समय मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई। पर देखो, अब ना वो सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए तुम रसोई से थोड़ा दूर ही रहो। क्या है बड़ी बहू, अरे छोटी बहू को भी रसोई के काम करने दे। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे डांटना, समझाना, सिखाना।
जब तक वो रसोई में काम नहीं करेगी उसे कैसे पता चलेगा कि रसोई कैसे करनी है, कैसे सफाई रखनी है। अरे ऐसा ना हो कि घर में बैठे बैठे खाना बनाना ही भूल जाए छोटी बहू। माँ जी, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं भूलता, और मैं हूँ ना। अगर आपकी छोटी बहू खाना बनाना भूल भी जाएगी तो मैं आपको हमेशा खिलाऊंगी, जैसे अब तक खिलाती आ रही हूँ। चलिए आप जल्दी से सब नाश्ता कर लीजिए। आरती का ये रवैया देखकर गंगा और पूजा दोनों ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आरती किसी भी समय रसोई छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि वो घर में किसी को रसोई में जाने भी नहीं देती। इसलिए गंगा और पूजा फैसला करते हैं कि वो आरती को सबक सिखाएंगे। इसलिए जानबूझकर गंगा अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों को घर बुला लेती है। अरे आ गई तुम सब, कब से मैं तुम सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो सब तो ठीक है गंगा, पर आज ना तो तेरा बर्थडे है ना शादी की सालगिरह। जहाँ तक मुझे पता है बिना किसी जश्न के तो हमें बुलाती तो है नहीं, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तूने अचानक से हमें लंच पर बुला लिया? वो इसलिए आंटी जी, क्योंकि आज आप सबको सासू माँ अपनी बड़ी बहू के हाथों का खाना खिलाना चाहती है और किटी पार्टी भी करना चाहती है। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें करती है ना, तो आज से माँ जी ने भी किटी पार्टी रखनी शुरू करी है। क्यों माँ जी? माँ जी, अगर आप चाहती थी कि मैं अपने हाथों का खाना आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों को खिलाऊं, तो आप अपने जन्मदिन पर बुला लेती ना। कुछ दिन बाद ही तो आपका जन्मदिन आ रहा है। इस तरह अचानक से सबको बुला लिया। मैंने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप मुझे बता देती तो खाने की तैयारी तो कर लेती। अरे बड़ी बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, तब तक तू छोटी के साथ मिलकर खाना बना ले। छोटी बहू है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे पूजा की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभालूंगी। पूजा जितना काम नहीं करेगी उतना मेरा काम बिगाड़ देगी। पूजा, तुम माँ जी के साथ ही बैठो, ठीक है? घर में इतने मेहमानों के आने के बाद भी आरती पूजा को रसोई घर में जाने नहीं देती, जिसके बाद गंगा और पूजा अपना प्लान बी अपनाती है और जानबूझकर आरती से नई नई डिश बनवाती है। अकेले तरह तरह के पकवान बनाकर बेचारी आरती थक जाती है और ना चाहते हुए भी आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पूजा की मदद लेती है। पूजा, 5 मिनट के लिए रसोई में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब पूजा आरती के बुलाने पर रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं, रसोई की भी बुरी हालत है और अब तो खाना बनाना भी बाकी है। देख रही हो रसोई की हालत, माँ जी ने अचानक से सबको बुलाकर सही नहीं किया और ऊपर से कितना खाना बनवा रही है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पूजा, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम बर्तन साफ़ कर दो और रसोई भी। दीदी, मैं तो हमेशा आपके हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ, आप ही को मुझ पर भरोसा नहीं था, पर आज आप देखना मैं आपकी रसोई कितने अच्छे से संभालती हूँ। ऐसी सफाई करूँगी और इतनी स्पीड से खाना बनाऊँगी कि आप खुद मुझे बार बार याद करोगी। इतना बोलकर पूजा अपने काम पर लग जाती है और 5G की स्पीड से रसोई का सारा काम करती है। पूजा इतनी सफाई से सारा काम करती है और इतनी ईमानदारी के साथ कि आरती की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद आरती समझ जाती है कि वो इकलौती नहीं है जो रसोई को अच्छे से रखती है। पूजा भी उसी की तरह है जो रसोई और घर को संभालना अच्छे से जानती है। जिसके बाद आरती फिर कभी भी पूजा को रसोई में जाने से नहीं रोकती और उसे भी रसोई में काम करने देती है। अर्चना और नीतू दोनों ही सुमित्रा की बहुएं थी। वैसे तो अर्चना सुमित्रा की बड़ी बहू थी और नीतू छोटी बहू, पर फिर भी पूरा घर नीतू और उसके पति कमल ने ही संभाला हुआ था। माँ, भैया, भाभी, नीतू कहाँ हो? आप सब जल्दी यहाँ आओ, देखो मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे बेटा, इन फिजूल खर्चे करने की क्या ज़रूरत है तुझे? हर महीने तू घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है। माँ, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? आप सबके लिए ही तो। और वैसे भी मेरी नन्ही सी भतीजी हमेशा मुझसे डिमांड करती है, चाचू मेरे लिए ये लेकर आओ, चाचू मेरे लिए वो लेकर आओ। तो मैं बड़ा अपनी प्यारी सी भतीजी के लिए और आप सबके लिए कैसे कुछ ना लेकर आऊँ? माँ जी, आप क्यों मना करती हैं? रहने दीजिए, इन्हें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कुछ करना। इस तरह से कमल अब अपनी भाभी और माँ को साड़ी देता है, अपने भाई को एक घड़ी और प्यारी भतीजी सपना को गुड़िया। देवर जी, ये सारे गिफ्ट तो आप हमारे लिए लेकर आए जो आपने हमें दे दिए। आखिर देवरानी जी के लिए क्या लेकर आए हैं, हमें नहीं दिखाएंगे क्या? आपकी देवरानी के लिए इस बार कुछ स्पेशल है, आप सब बस देखते रहिए। नीतू, तुम आंखें बंद कर लो।
क्या? आंखें बंद कर लो। आखिर ऐसा भी क्या लेकर आए हो? जितना कहा है उतना करो ना। कमल के कहने पर नीतू अपनी आंखें बंद कर लेती है और कमल अपने हाथों से नीतू को एक नेकलेस पहनाता है, जिसे देखकर अर्चना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर नीतू अपना ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। ये तो वही नेकलेस है ना जो उस दिन मैंने पसंद किया था। मेरी बीवी कुछ पसंद करे और मैं उसे वो ला कर ना दूँ। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? पर ये तो बहुत महंगा है। महंगा है तो क्या हुआ, चलो चुपचाप से पहन लो। मेरे गिफ्ट को प्यार से स्वीकार करो ना। नीतू अपना ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश थी, पर शायद अर्चना को उन दोनों की खुशी राज नहीं आती। अब अर्चना अपने कमरे में गुस्से में जाती है और साड़ी फेंक देती है। ये देखकर अर्चना का पति रजत उससे कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? कितने प्यार से वो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया है और तुम इस तरह से फेंक रही हो। फेंको ना तो और क्या करूं? एक वो है कमल जो आपसे छोटा है पर आपसे ज्यादा कमाता है। हर महीने पूरे घर वालों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है और महान बन जाता है। और एक आप है। अर्चना, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना कि मेरी सैलरी कमल से कम है। वही तो, आपकी सिर्फ सैलरी कम नहीं है, आपकी हर जगह अहमियत भी कम है। कमल आपसे छोटा है पर फिर भी आपसे ज्यादा कमाता है और इस घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी ने उठा रखी है। बस यही वजह है कि वो घर वालों का लाडला है। अर्चना, इतनी जलन अच्छी बात नहीं है। वो मेरा छोटा भाई है और मुझे अपने भाई पर गर्व है। इतना बोलकर रजत सो जाता है। समय यूं ही बीतता है। अर्चना अपने देवर देवरानी की खुशियों को देखकर जलने लगती है। कुछ सीखो अपने छोटे भाई से, वो अपनी बीवी के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता है। अर्चना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम आप हो। मैं चाहती हूँ कि आप कमल से ज्यादा पैसे कमाओ और जिस तरह से नीतू खुश है वैसे मैं भी खुश हूँ। आप मेरे और मेरी बेटी के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आओ। इस घर की जिम्मेदारी आप संभालो ताकि माँ जी आपकी वाहवाही करें, ना कि कमल की। अर्चना की बातों से रजत परेशान हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कमल सपना के लिए कुछ खिलौने लेकर आता है। सपना देखो, चाचू तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं। तुम पापा से जिद कर रही थी ना, देखो चाचू तुम्हारे लिए लेकर आ गए। थैंक यू चाचू, आप बहुत अच्छे हो। अर्चना ये सब कुछ देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और कमल का लाया खिलौना उसी के सामने फेंक देती है। भाभी, आपने ये क्या किया? अपने खिलौने फेंक क्यों दिए? तुम्हारे भैया ला देंगे, और वैसे भी सपना ने अपने पापा से खिलौने मांगे थे, ना कि तुमसे। भाभी, क्या फर्क पड़ता है, भाई खिलौना ला कर दे या मैं खिलौना ला कर दूं सपना को? फर्क पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के हीरो तुम बनो। और ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। भले ही हम तुमसे गरीब हैं, पर तुम्हारे सामने कभी भी झुकेंगे नहीं। इतना बोलकर अर्चना सपना को अपने साथ कमरे में ले जाती है। ये सब देखकर कमल को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं नीतू अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार होता हुआ देख लेती है जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, और इस बारे में नीतू अर्चना से बात करती है। माफ़ करना दीदी, पर अभी जो आपने किया वो बहुत गलत था। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी क्या सही है और क्या गलत? भले ही तुम मुझसे अमीर हो, पर भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, रिश्ते में भी और उम्र में भी। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, पर आपने ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है? हम सब एक ही घर में रहते हैं, और अगर कमल जी आपकी या सपना के लिए कुछ करते हैं तो आप बुरा क्यों मानती हो? इस तरह से नीतू और अर्चना के बीच में बहस हो जाती है और उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ नहीं रहती और हर समय अर्चना नीतू को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों पति पत्नी दिखाना क्या चाहते हो। कभी कुछ खाने की चीज ले आते हो तो कभी कोई गिफ्ट। अर्चना बहू, तुझे हो क्या गया है? इतनी नाराज क्यों हो रही है? मैंने ही कमल को बोला था बाहर से खाना लाने के लिए। वही तो माँ जी, आपको जो भी कुछ चाहिए होता है आप अपने छोटे बेटे को बोलती हो, क्योंकि आपका बड़ा बेटा गरीब है ना, वो ज्यादा कमाता नहीं। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है। रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। इतना बोलकर अर्चना नाराज होकर वहां से चली जाती। ये सब देखकर नीतू और कमल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, जिसके बाद कमल घर में कुछ भी लाना बंद कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ अर्चना की जलन भी बढ़ती जाती है। वैसे तो तुम्हारा भाई बहुत भला बन रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं लाता कुछ?
देखा, बस कुछ ही दिनों का प्यार था जो खत्म हो गया। अर्चना भूलो मत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी गलतियां मुझ पर मत डालो, ये सब तुम्हारा कसूर है। अगर तुम अपने छोटे भाई से ज्यादा पैसे कमा रहे होते तो आज सब तुम्हारे आगे पीछे होते। बस भी करो अर्चना, तुम जलन की भावना में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतना बोलकर रजत गुस्से में वहां से चला जाता है और बाहर जाकर सो जाता है। ये देखकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सुमित्रा अपने घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो अर्चना को समझाने की कोशिश करती है। अर्चना बहू, मैं जानती हूँ मेरा बेटा रजत थोड़े कम पैसे कमाता है, वो तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा, पर उसे थोड़ा टाइम दो बेटा। तुम अपने और अपने बच्चे पर ध्यान दो, बहुत जल्द रजत अच्छे पैसे कमाने लगेगा, देखना। माँ जी, ये सब तो बस कहने की बात है, और अकेली मैं अपने बच्चे पर कितना ध्यान दूँ जब उसके पति को ही उसकी चिंता नहीं है। बहू, एक बार ठंडे दिमाग से सोच, अगर रजत को तुम्हारी और सपना की फिक्र नहीं होती तो क्या वो 12 घंटे की नौकरी करता? बेचारा सुबह 6 बजे जाता है और रात के 10-11 बजे घर आता है। ऐसी नौकरी ही क्यों करनी जहाँ फायदा ना हो? बहू, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं देखा जाता। कमल भी पहले पूरी पूरी रात काम करता था, फिर उसकी पोस्ट बढ़ गई और सैलरी भी। देख आज उसकी किस्मत कैसे चमक गई है। एक दिन आएगा जब रजत की भी किस्मत चमकेगी, बस थोड़ा सा हौसला रख। इस तरह से सुमित्रा अर्चना और नीतू को समझाती है। सुमित्रा के समझाने पर नीतू भी सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अर्चना भी अपने बच्चे पर ध्यान देती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द रजत का प्रमोशन हो जाता है, जिसके बाद अर्चना अपने देवर और देवरानी से जलना बंद कर देती है और एक बार फिर से सुमित्रा के दोनों बहू बेटे एक साथ मिलकर रहने लगते। अरे करम चली, तू तो ठहरी मासूमियत की निशानी ही। अरे नाक में दम कर रखा है, पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब हम सबको खा जाना चाहती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे मंसूबों को। तू हम सबको मार डालकर हमारी जमीन और जायदाद हड़पना चाहती है ना, कल मुही कहीं की। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये कहानी है गायत्री की, जो एक विधवा होती है। छोटी उम्र में उसके पति शैलेश की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी 3 साल की बेटी के साथ ससुराल में रह रही होती है। पति के जाने के बाद गायत्री के ससुराल वाले गायत्री को खूब ताने कसते। उसके ससुराल में उसकी सास सरला, ससुर जयंतीलाल, देवर सहदीप और देवरानी किंजल होती हैं। आज तो मेरा भोग प्रसाद बनने से रहा। अरे ओ किंजल बहू, एक शीरा कढ़ाई में बनाने में इतने घंटे लगते हैं क्या? जब 56 भोग बनाओगी तो क्या 56 दिन लगाओगी? तभी वहां पर गायत्री शीरे की कढ़ाई लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, भोग प्रसाद। हाय 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 हाय, अरे आप शगुनी औरत, पगला गई है क्या तू? बेवकूफ गधी कहीं की। अरे क्या हुआ सरला, इतना क्यों चिल्ला रही हो जैसे बड़ी बहू ने शीरा नहीं जहर ला दिया हो? अरे एक विधवा के हाथ से बना भोग प्रसाद चढ़ाऊंगी क्या मैं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप करूं, हैं? तभी वहां किंजल आ जाती है। पर माँ जी, इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा आप अनुमान लगा रही हो। अब जेठ जी की जाने की वजह जेठानी जी थोड़ी ना है, और इन्हें इतनी बुरी तरह क्यों जीना पड़े, इतने दायरों में क्यों कैद रहना पड़े, तिल तिल करके क्यों जीना पड़े। किंजल बहू, तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रख। मेरे बेटे की मौत भले ही उस कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उसके जीवन का अंत इस कुलक्षणी की वजह से ही हुआ है। इसी के कुंडली में दोष होगा या फिर ये मांगलिक होगी। सीरियसली माँ जी, आपको ये सारी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। किंजल, खबरदार अगर आइंदा से माँ से उल्टे मुंह जवाब देकर बात की तो। और छोटी बहू, तुम कहाँ चली गई थी जो बड़ी बहू ने ये प्रसाद बनाया? पापा जी, वो मैं आंगन में सुखाए हुए कपड़े निकाल रही थी। काले बादल छा गए ना, बारिश आने वाली है, और वैसे भी मुझसे अच्छा खाना तो जेठानी जी बनाती है, और पियो भी सो रही थी, इसलिए मैंने जेठानी जी से कहा। लेकिन अब नहीं, अब से तुम दोनों आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करोगी। गायत्री बहू, तुझे जो कमरा दिया गया है ना घर के कोने में,
वहीं पड़ी रह तू, हम हमारी पीहू का ध्यान रख सकते हैं। अपने ससुराल वालों के तीखे तानों को सुनकर गायत्री काफी दुखी हो जाती है। वो रात में अपने कमरे में बिलख बिलख कर रोती है। तभी किंजल वहां से गुजर रही होती है और अपनी जेठानी को रोता देख वो वहां उसके पास चली जाती है। जेठानी जी, आप रो क्यों रही है? शांत हो जाइए बस। हाँ, ये लीजिए पानी, बिल्कुल रोना नहीं। किंजल, मैं क्या करूं, इतनी बड़ी जिंदगी है, छोटी बच्ची है और परिवार के ताने, समाज का डर। शैलेश जी के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। क्यों पति के मरने के बाद सिर्फ एक औरत को ही सब सहना पड़ता है? पत्नी की मौत के बाद आदमी को तो कुछ नहीं कोई बोलता, वो तो सीना तान कर समाज में घूम सकता है, रंग बिरंगी कपड़े पहन सकता है, लेकिन एक औरत, उसे ना ही अपनी जिंदगी में रंगों को भरने की इजाजत होती है और ना ही श्रृंगार करने की। ये कैसी रीत है, ये कैसा समाज है किंजल? आप मेरी बड़ी बहन समान हो जेठानी जी, और मैं आपके दर्द को बखूबी समझ सकती हूँ। लेकिन अब इस समाज के उसूल ही ऐसे हैं कि हम बेचारी औरतों को इसके अदृश्य पिंजरे में कैद होना ही पड़ता है। आप चाहे तो उड़ान ले सकती हो, लेकिन रिश्तों की बेड़ियां आपको उड़ान लेने से रोक रही हैं। अगली सुबह, गायत्री महारानी, आज तुझे पूरे घर की सफाई करनी है। कल मेरी सहेलियां आ रही हैं और तो और तुझे आंगन में मसाले भी पीसते होंगे, और वो भी अच्छे से। और कल का सारा खाना भी बनाना होगा, वो भी शाही पकवान, जिसमें तरह तरह के तले भुने लजीज पकवान होंगे। समझ गई ना तू? जी माँ जी। बेचारी गायत्री पूरे घर की साफ सफाई करती है और आंगन में सिलबट्टे पे मसाले भी पीसती है, जिससे उसके हाथों में काफी जलन होती है और उसके हाथ पूरी तरह लाल हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं। रोते रोते बेचारी जैसे तैसे सारा काम निपटा लेती है। अगले दिन पीहू को सुलाकर वो सरला की सहेलियों के लिए शाही पकवान बनाने जाती है, लेकिन खाना बनाते समय नमक, मिर्च और प्याज से उसके हाथों पर जलन होने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी? अरे बाप रे, आपके हाथों को ये क्या हो गया? ये सिलबट्टे की वजह से छाले हुए हैं। आइए, यहाँ पर आइए, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। किंजल गायत्री के हाथों पर दवाई लगा देती है। धन्यवाद किंजल, अब आराम लग रहा है। अब मैं खाना बना देती हूँ, वरना फिर माँ जी। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप बैठिए और सारा खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन माँ जी ने देख लिया तो? माँ जी फिलहाल मंदिर गई हैं और वो सीधे 1 घंटे बाद आएंगी, और तब तक सारा खाना बन भी गया होगा। उनके आने पे आप बस उन्हें और उनकी सहेलियों को खाना परोस देना, ठीक है? शुक्रिया किंजल, सच में देवरानी हो तो तुम जैसी। इस घर में इकलौती तुम ही हो जो मुझे और मेरे दर्द को समझ सकती हो। किंजल सारा खाना पकाती है। ऐसे ही वो गायत्री की घर के कामों में चुपके से मदद करती है और कभी कभी चुपके से गायत्री को पैसे भी दे देती, कुछ खरीदने या खाने के लिए। गायत्री और किंजल का रिश्ता 2 सगी बहनों से भी काफी गहरा था। एक दिन किंजल का भाई युवान उससे मिलने उसके ससुराल आता है। माँ जी, पापा जी, जेठानी जी, सहदीप जी, इनसे मिलिए। ये जनाब है मेरे छोटे भाई, जो अभी अभी डलहौजी से आया है। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी। इसलिए ये अपने परिवार को और रिश्तेदारों को टाइम ही नहीं देता, और तो और खुद को भी नहीं। इसलिए अब तक शादी नहीं की इसने, और ना ही मेरी शादी में आया। सीधा आज इतने टाइम बाद दर्शन दे रहे हैं भाई साहब। ओ कम ऑन दीदी, शादी तो मेरी आप ही करोगी। मेरे लिए कोई सुंदर सी प्यारी सी लड़की ढूंढ दो ना। हाँ हाँ, तेरा स्वयंवर तो मैं ही रचाऊंगी। बाय द वे, नमस्ते एवरीवन। सभी उसे नमस्ते करते हैं। चाय नाश्ता होता है और युवान की नजर सिर्फ गायत्री पर ही होती है। ये सब सरला देखकर परख लेती है। सरला गायत्री से कहती है, गायत्री बहू, जा जाकर सबके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर ला। वो नए वाले कप का सेट निकालना
और अच्छे से नान खटाई और चिप्स परोसते हुए लाना। ठीक है माँ जी। गायत्री रसोई में आकर चाय बनाने लगती है। युवान को पहली नज़र में ही गायत्री अच्छी लग जाती है और इसलिए वो जानबूझकर बहाना बनाता है। अब दीदी वॉशरूम कहाँ है? मुझे कॉल आया है। अरे साले साहब, कॉल आया है तो यहीं पर बात कर लीजिए ना, उसके लिए वॉशरूम जाने की क्या ज़रूरत। अरे जीजू, मुझे नेचर्स कॉल आया है इसलिए जाना है। हे भगवान, बड़े ही मजाकिया किस्म का है तुम्हारा छोटा भाई किंजल बहू। हाँ युवान, वो उस तरफ है वॉशरूम। युवान अब सबके बीच से उठकर वॉशरूम के बहाने चुपके से रसोई में आ जाता है और फ्रिज से पानी लेने लगता है। गायत्री को भी दूध का पतीला निकालना होता है। दोनों फ्रिज के पास आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे बस वो दूध का पतीला दे दीजिए। ये लीजिए। और कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, शुक्रिया। गायत्री को पतीला पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके हाथ के छालों के जख्म अब तक ठीक से भरे नहीं थे। उसके हाथ से पतीला सरकता है और नीचे गिरने ही वाला होता है कि युवान उसे बचा लेता है। ये आपके हाथों में इतने छाले हुए हैं, आपने डॉक्टर को कंसल्ट क्यों नहीं किया? आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मुझे एक खास क्रीम के बारे में पता है जिससे छाले एक दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अपने प्रति चिंता जताते देख गायत्री को भी युवान अच्छा लगता है। अब युवान का कभी प्रसाद देने, कभी पीहू के लिए खिलौने देने, तो कभी जानबूझकर रास्ता भटकने के बहाने किंजल के ससुराल आना जाना बढ़ जाता है। और जब जब वो घर आता, आंखों ही आंखों में गायत्री और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते।